हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज CHSL का 4 तारीख को देखो सेकंड शिफ्ट को कोई पेपर नहीं हुआ था, 2018 का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो ये थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन है। तो इससे पहले पहली शिफ्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, आपने काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी किया है। तो अगर आपको चैनल से फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से मतलब क्या होता है कि आपको पेपर की पूरी गहराई पता पड़ जाती है कि पेपर कैसे कैसे आने वाला होता है। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो, जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो आप भले ही कितनी भी तैयारी कर लीजिए, डायरेक्ट पेपर में जाएंगे तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो इस धोखे से बचने के लिए आपको पहले प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। तो इसमें आता है पहला सवाल, 213 मल्टीप्लाई 213। देखो, जब भी इस प्रकार के सवाल आए करने के काफ़ी तरीके हैं। एक तरीका है कि आप सीधा सीधा इसे कैलकुलेट कीजिए और बड़ी आसानी के साथ बना भी सकते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसे क्या लिखेंगे, 200 + 13 मल्टीप्लाई 200 + 13 प्लस इसे क्या लिखेंगे आप, 200 - 13 200 - 13। अब देखो ये क्या है, इसको पूरे को x मान लीजिए तो ये भी x होगा। अगर ये मैंने y माना तो ये भी मेरा क्या होगा, y होगा। ठीक है जी। तो इसमें क्या बन पा रहा है कि आगे वाला अगर आप x मान लें, पीछे वाला y मान लिया जाए, तो इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि आप क्या लिख पाते हैं, x + y का होल स्क्वायर माइनस x - y का होल स्क्वायर। ये प्लस है तो आप बीच में प्लस आएगा यहाँ पर। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, x² + y² प्लस 2xy प्लस x² + y² माइनस 2xy। तो इससे ये कट गया तो यहाँ से आपका बन चुका है x² + y²। ठीक है जी। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। अब आपके पास क्या है, देखो ये पूरी को x + y मान सकते हैं, इसे x + y मान सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे x - y माने और इसे x - y माने। ठीक है जी। तो इन दोनों का x², ये भी हो चुका है x²। इस प्रकार से करेंगे तो देखो 2, तो ये एज इट इज x² का मतलब 200 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई 200 का होता है आपका 40 + 169। अब ये हो गया कितना आपका, 10169 मल्टीप्लाई बाई 2। अब मल्टीप्लाई देखो 4 का 8 से करेंगे, सॉरी 2 से करेंगे तो 8 पर पहुंचेगा। या तो ये ऑप्शन होगा या ये होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो पीछे मेरे को 8 चाहिए, 8 12 और 1 13 है। देखो अभी तक 2 चल रहे हैं, फिर से 2 और 1 3, तो ऊपर वाला करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएंगे तीनों के तीनों। तो इस प्रकार आप पहला आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि x की पावर 2 + y² के बराबर 45 दिया है और x - y की वैल्यू 5 दिया है, तो x × y की वैल्यू आपसे पूछा है। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे करेंगे, करने के क्या तरीके होते हैं। एक तो तरीका है कि इसको x - y का होल स्क्वायर करें, तो इधर 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x² + y² माइनस 2xy बराबर क्या होगा, यहाँ से 25। इसकी वैल्यू आपको क्या दी है, 45 दी है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 45 माइनस 2xy बराबर 25। तो माइनस 2xy बराबर क्या होगा, 25 माइनस 45। तो यहाँ से xy की वैल्यू क्या आ चुकी है, 20 माइनस क्या आएगा, लेकिन माइनस का 2 इधर चले जाएगा, तो ये यहाँ से आपका प्लस का 10 दे देगा। तो बिना किसी संख्या के 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। देखो नेक्स्ट सवाल काफ़ी आसान सा सवाल, कि किसी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण से 40 डिग्री कम है यदि सबसे बड़े कोण 80 डिग्री है। देखो लार्जेस्ट एंगल क्या दिया है, मेरे को 80 डिग्री दिया है। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, मेरा स्मॉलेस्ट एंगल 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये 40 डिग्री छोटा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, 120 होता है। तो त्रिभुज का तीसरा कोण क्या है, देखो 80 और 40 मेरे पास आ चुका है, तो अल्टीमेट मेरे पास 120 आ चुका है, तो बचा कितना, 60 डिग्री। तो तीसरा कोण कितना का होगा, 60 डिग्री का होगा। नेक्स्ट सवाल, एक त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर एक अन्य 2 रेखाओं को प्रच्छेदित करते हुए DE खींची जाती है। तो इस स्थिति हेतु निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा, कौन सा समीकरण सही होगा। तो देखो कोई ट्रायंगल ABC है, ये सिमिलरिटी का सवाल है। उसमें कह रहा है कि BC के समांतर एक रेखा DE खींच दीजिए। तो आपको सिमिलरिटी बाबा थेल्स का नाम पता ही होगा कि ये इसके समांतर, ये इसके, सॉरी इसके हम किस में लिखते हैं, बटे में लिख पाते हैं। इस पूरी वाली को इस पूरी वाली के, और ये वाली इसके। तो आपको दिखना चाहिए AD किसका रेशियो बनेगा, AE से बनाएगा, और बराबर AB किससे बनाएगा, AC से बनाएगा। अगर इस प्रकार का कोई ऑप्शन दिख रहा है तो आप देख लेंगे, पर इस प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैं लास्ट ऑप्शन पे विचार करूँ, AD/DB।
देखो एडी का रेशियो किससे लिया है इसने, डीबी से लिया है, तो किसका लेगा, एई का किससे लेगा, ईसी से लेगा। तो एई का किससे लेंगे आप, ईसी से लेंगे। सिमिलरिटी का है बाबा थेल्स, पढ़ाई है काफ़ी अच्छे से, तो सिमिलरिटी बाबा थेल्स लगाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तीन संख्याओं का योग 67 है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात a/b दिया है मेरे को 3:5, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात b/c दिया है मेरे को 4:7, तो यहाँ से a/b/c निकालूं मैं, 12:20:35, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया आपका 67 की वैल्यू क्या दी है, 67 ही दी है, तो एक की वैल्यू 1 है। तो इसने पूछा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है मेरी 20 है, तो करेक्ट आंसर 20 हो जाएगा। तो एक सेकंड और आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है आपका पार्टनरशिप से कि ए ने 1800 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यापार आरंभ किया, 4 महीने बाद 3600 रुपये के साथ व्यापार में बी शामिल हो जाता है। व्यापार प्रारंभ होने के 6 महीने बाद सी 1200 रुपये सहित व्यापार में शामिल हो गया, यदि वर्ष के अंत में इतने रुपये का लाभ हुआ तो एक का हिस्सा क्या है। देखो ए ने 1800 रुपये की पूंजी लगाई, बी ने 4 महीने बाद देखो 3600 की लगाई, तो कितने महीने व्यापार में रहा होगा, 8 महीने रहा होगा, क्योंकि 4 महीने बाद आया। सी 6 महीने बाद व्यापार में शामिल होता है 1200 के साथ, तो कितने महीने पूंजी रही उसकी, 6 महीने रही, और इसकी रही 12 महीने। तो यहाँ से आप रेशियो निकालेंगे, तो देखो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो जा चुका है, 12 तिया 36, तो ये यहाँ से 12 गया। अब आप देखेंगे 3 से गया ये 6 टाइम, तो ये 3 से गया 2 टाइम, तो यहाँ से रेशियो आ चुका है 6:8:2, तो 3:4:1, ठीक है जी। तो ये रेशियो आ गया किसका, A/B/C। तो ये कितना हो गया 8 का वैल्यू क्या दिया है 1760। आपसे ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का हिस्सा क्या है मेरा 3 है, तो 3 की वैल्यू क्या आएगी, तो 76/8 × 3, तो ये गया से 2, तो ये हो गया आपका 660। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एसआई से किसी राशि का 8 महीने के लिए 6% की दर से साधारण ब्याज इतना है, तो वह राशि क्या है। देखो एसआई पूरा हो चुका है हमारा, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख भी सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे। देखो 6 महीने की दर से साधारण ब्याज मतलब 8 महीने पर लगाना है। देखो जब मेरा 12 महीने की बात होती तो मेरा 6% होता, लेकिन महीने कितने हैं मेरे 8 महीने, तो 8 महीने है तो 6 × 8/12। तो यहाँ से मैं इसका नेट निकालूं तो मेरी नेट पर रेट कितनी आ चुकी है 4% की आ चुकी है, मतलब पूरी ईयर पर मेरी ब्याज का लगेगी 4% लगेगी। तो दर से साधारण ब्याज कितना है 4% की वैल्यू आपको क्या दी है 304 दी है, 340 सॉरी, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी 340 × 100/100। तो ये गया 8 बार 32 होता है आपका, 2 बचा 5 बचा, 8500 करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक विक्रेता तार बेचकर क्रय मूल्य का 60% लाभ प्राप्त करता है, तो एसपी पर लाभ का परसेंट क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस ये हुआ, कॉस्ट प्राइस ये हुआ, पहले उसने 60% का लाभ कैलकुलेट कर लिया, तो इसे क्या लिखेंगे आप 5:6 लिखेंगे। अब ये कह रहा है कि इस लाभ को आप किस पर कैलकुलेट कीजिए, इस लाभ को केवल और केवल आपको सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करना है। तो कहने का मतलब ये है कि इसने कितना लाभ कैलकुलेट किया, एक का लाभ कैलकुलेट किया 6 पर अपॉन 100% के लिए, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या होगा इसका यहाँ से आंसर, तो इसको क्या लिखते हैं आप, एक सेकंड देखते हैं ऐसे, ये थोड़ा सा मैं गलती कर गया इसमें। देखो 100 की वस्तु कितने में बेची 160 में बेची, तो ये कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस, तो ये होगा आप मेरा 5:8। तो कितने का लाभ हुआ 3 का लाभ हुआ। अब ये कह रहा है कि ये आपको कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट नहीं कर रहा है, किस पर करना है सेलिंग पर, तो जिस पर कैलकुलेट करना है तो उसे आप डिनोमिनेटर में रखिए 300/8, तो 8 तिया 24, कितना बचा 60, 8 × 56, तो 37.5 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस पर लाभ मेरे को किस पर कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करना है। इसी वस्तु का मार्क प्राइस इतना है, इतने रुपए में बेच दी तो छूट गया है। देखो जब भी मार्क प्राइस पर आप डिस्काउंट देते हैं तो आपको क्या होता है डिस्काउंट परसेंट के बाद सेलिंग प्राइस आता है, तो मार्क प्राइस 520 था, डिस्काउंट अपॉन दिया इतने का, कितने में बेच दिया 384.8, तो नीचे बढ़ा दिया मैंने 1 0, तो यहाँ से आपका क्या आ चुका है, इसको मैं इससे कटा और 1 0 से ये कटा मैंने, तो डी का वैल्यू 3848 में आपको 52 का डिवाइड करना है, तो यहाँ से देखो 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14 की 4 यहाँ से ले 35 और 1 36, यहाँ से 0 गया, यहाँ से 2 आया। अब ये गया मेरा कितने बार, हाँ
4 बार, तो 74 आ गया। डी की वैल्यू मेरी 74 आ गई है, तो डिस्काउंट कितने का दिया, मैं इसमें से 74 घटा दूंगा तो मेरा डिस्काउंट आ जाएगा 26%। करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, काफी आसान सवाल। जब भी इस प्रकार के सवाल आपको दिखे सीरीज वाले, तो देखो ऊपर से मेरे को 5 कॉमन बनता दिख रहा है, तो मैं 5 कॉमन निकाल लूँ। तो 1/√2 + 1 + 1/√3 + 2 डॉट 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 1/√1 to 1 + √1 to 0। अब मैं इसका करूंगा जी रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में उसका विपरीत चिन्ह ऊपर चिपका देते हैं, तो यहाँ मेरा 1 बचेगा, यहाँ मेरा नीचे भी 1 बचेगा। अब आप देखेंगे कि इससे ये कट गया, ऐसे ही कटते कटते एक मेरा 1 to 1 बचेगा रूट में, और ये 120 किससे कट जाएगा, इस पहले वाले 120 से कट जाएगा। तो 5 × -1 और ये आएगा प्लस का 11, क्योंकि 1 to 1 किसका स्क्वायर होता है, सॉरी रूट होता है 11 का। तो 5 × 10, तो करेक्ट आंसर 50। सीरीज का सवाल है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। एक ट्रेन है जी, 40 किमी प्रति घंटा की गति से कुछ निश्चित दूरी तय करती है, फिर वह उतना ही दूरी 8 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करती है, संपूर्ण यात्रा में 12 घंटे लेती है। तो एक तरफ की दूरी क्या है, मतलब कहने का मतलब है S = D/T होता है, लेकिन उसने क्या दिया है, T मेरे को दिया है, तो D/S। मान लो उसने D दूरी 40 से तय की, फिर उसने वही D दूरी 8 से तय की, तो उसे टोटल कितना टाइम लगा, 12 घंटा लगा। एलसीएम आया 40, तो D + 5D + 12, तो यहाँ से आ गया मेरा 6D/40 बराबर 12। तो ये गया यहाँ से मेरा 2 टाइम, तो D की वैल्यू आ चुकी है मेरी यहाँ से 80 किलोमीटर। तो कोई शंका नहीं है 80 किलोमीटर करने में, क्योंकि एक ही D का वैल्यू पूछा है। तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। देखो जब भी इस प्रकार के सवाल आपको दिखे कि ये थोड़ा सा आपको लगना चाहिए कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल हो सकता है, तो इस प्रकार के सवालों को आप कैसे करेंगे कि किसी वृत्त का एरिया क्या होता है, πr² होता है 346.5, तो इसकी परिधि क्या है, ठीक है जी। अब देखो मेरे को पता है कि इसने वैल्यू किसकी पूछी है, 2πr की पूछी है। अब वो जो भी परिधि होगी मेरा 22 का मल्टीपल होगी, या तो ये होगी या ये होगी। 38 और 76 तो मेरी इसकी वैल्यू हो नहीं सकती। अब देखो जब आपने परिधि 1/2 ऊपर वाली रखी, तो 2πr का वैल्यू अगर आपने 132 रखा, तो 2 × 22/7 × r बराबर 132। तो ये गया आपका 6 टाइम और ये गया आपका 3 टाइम। यहाँ से r की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दिया 21। देखो इससे कैलकुलेट करना आपके लिए थोड़ा सा आसान नहीं है, मैं इसमें ऑप्शन की हेल्प ले रहा हूँ। तो जब मेरी r की वैल्यू 21 है, तो मेरी एरिया क्या होना चाहिए, πr² होना चाहिए। तो 22/7 21 × 21 होना चाहिए। तो ये कितने बार गया, 3 बार। 66 मल्टीप्लाई मैं 20 करूँ तो ये कितना हो चुका है, देखो 66 दूनी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि मैं 21 का भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इसकी रेडियस क्या नहीं हो सकती है, सॉरी इसकी परिधि क्या नहीं हो सकती है, 132 नहीं हो सकती है, केवल और केवल ऑप्शन 66 बचता है। और 66 से आप इसे रखेंगे तो आपके साथ बड़ी आसानी के साथ आंसर आ जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करने बैठेंगे तो बड़ी देर लगेगी सॉल्व करने में, लेकिन अगर ऑप्शन का सहारा लिया तो ये बड़ी आसानी के साथ सवाल सॉल्व हो जाए। 6 सेमी भुजा वाले एक घन का टीएसए क्या है, टीएसए का मतलब होता है टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो किसी घन का टीएसए होता है 6 × भुजा²। तो 6 × 7.5 का होल स्क्वायर, तो 6 × 5 × 25 70 × 56। तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 0 12 और 3 15 की 5 हासिल 1 36 और 1 37। तो मिल पा रहा है पीछे से 7 5 दो मिल गए, छोड़ देते हैं इतना। नेक्स्ट सवाल है tan 45 + 1/√2। आपको पता होना चाहिए कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 + 1/√2 सॉल्व करें तो √2 + 1/√2। तो इतना सवाल काफी आसान सा सवाल। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एक ही है, सी। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। त्रिभुज PQR में Q समकोण है। तो जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिखे तो इसमें Q क्या है, मेरा समकोण है जी, ठीक है। तो इसमें मैंने Q बैठा दिया मेरा समकोण। अब ये क्या हो गया, Q हो गया, इसे P मानी इसे R मानी, जो भी आपका मन करे। cos P का वैल्यू दिया है, देखो लाल बटे LAL का, तो थीटा। अब देखो जो साइन का उल्टा होता है वो क्या होता है, मेरा कोसेक होता है। तो ये 15 होगा, थीटा के सामने की वजह लंब होती है, तो ये 8 होगा। आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, 8 15 17 होता है। तो इसमें पूछ रहा है मेरे को साइन R का मान, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो थीटा के सामने की वजह लंब होती है, तो लंब अपॉन कर्ण चाहिए मेरे को साइन का, तो 8/17 चाहिए, कोई शंका की बात नहीं है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल काफी आसान सा सवाल, बोर्ड मास का सवाल मान सकते हैं आप इसे। इसमें क्या करते हैं, पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर बड़ी को करते हैं
फिर लास्ट में सबसे बड़ी को करते हैं। तो b माइनस बी, देखो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, सॉरी, b माइनस बी, यहाँ से a आया, यहाँ से b आया, मैंने ये ब्रैकेट सॉल्व किया, माइनस इसे ऐसे रखा, b माइनस बी प्लस a प्लस b, ठीक है जी, ये मैंने ऐसे रखा और ये +2 है। तो अब जो जो जा रहा है ये गया, ये प्लस बी बच गया, यहाँ से ये गया, तो b माइनस बी माइनस से माइनस बी प्लस 2a, जो गया उसे जाने दो, ये b आ गया, माइनस का a आया, तो इसे आप मैं एक बार दोबारा से सॉल्व करता हूँ कि देखो b माइनस बी माइनस a माइनस b माइनस बी प्लस a प्लस b प्लस 2a, ठीक है जी। तो मैंने ये पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोशिश की है। तो b यहाँ से आपका अल्टीमेट जो भी बचेगा, इसमें पीछे एक b बचेगा, तो इसका आंसर करेक्ट होगा 2b। इसे आप सॉल्व करके देखिए, इसमें कोई टास्क नहीं है कोई बड़ी। जब भी आपको इस प्रकार के सवाल देखे 4x की पावर 4, 10 की पावर 3 माइनस 20 की पावर x स्क्वायर प्लस 90, तो x प्लस 2 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। तो एक तो ट्रेडिशनल तरीका है कि x प्लस 2 से आप इसमें डिवाइड कीजिए, जो आपने 8th क्लास में किया है, इससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दोहराई की बात नहीं है। लेकिन तरीका इस प्रकार से नहीं कर रहा है, x बराबर क्या रखना है इसमें -2। तो जब भी इस प्रकार के सवाल देखें तो इसमें x बराबर क्या रखना है, इसके बराबर 0 रख देना है, x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ चुकी है -2। तो इस पूरी में जहाँ भी x दिख रहा है आपको क्या रखना है, -2 रखना है। तो कैसे करेंगे कि 4 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 4, इसकी -2 की पावर 4 आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 10 -2 की पावर 3 माइनस 20 -2 की पावर 2 प्लस का 90, ठीक है जी। तो यहाँ से आ गया मेरा 4 मल्टीप्लाई 46 प्लस 10 मल्टीप्लाई -8 माइनस 20 मल्टीप्लाई 4 आएगा यहाँ से प्लस का 90। तो ये हो गया मेरा 64 माइनस का 80, और ये भी मेरा माइनस का 80 और प्लस का 90। तो यहाँ से मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 164 माइनस के 160, तो यहाँ से मेरा करेक्ट आंसर -6 जाएगा, कोई दोहराई की बात नहीं। नेक्स्ट सवाल, एक केजी चीनी का मूल्य 30% की वृद्धि हो जाती है, तो मतलब 100 से कितना हो गया, 130 हो गया, तो 10 से कितना हो गया, 13 हो गया। और ये कह रहा है यह वृद्धि 48 रुपये की है, तो प्रति केजी चीनी का नया मूल्य क्या है, ठीक है जी। तो 3 की वैल्यू क्या दी है आपको, 48 दी है, तो नया मूल्य कौन सा है, 13 है, तो 13 की वैल्यू क्या आएगी, 48 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 3, तो ये कितना होता है, 16 3 48 होता है, तो 13 पंजे 65, 13 छः 78, और 13 और 7 कितना होता है जी 20, तो 208 करेक्ट आंसर। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल, काफ़ी अच्छा सवाल। इस प्रकार के सवाल पेपर में प्रत्येक बार लगभग पूछे ही जाते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो जब भी आपको दिया है कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 22/2 है, तो प्रथम 3 संख्या पूर्णांकों का औसत क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो x प्लस 1 x प्लस 2 डॉट 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 में x प्लस 7 तक जाऊं तो ये मेरे कैसे नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो इनका मैं योग करूं तो देखो 8x हो जाएगा प्लस 7 मल्टीप्लाई 8/2 हो जाएगा, यहाँ से कितना, क्योंकि n प्लस 1/2 क्या होता है, मेरा नेचुरल नंबर का सम होता है, ठीक है जी। तो यहाँ से मेरा 28 हो गया। तो ये सबरे के सबरा क्या हो चुका है, योग हो चुका है। एवरेज के लिए आप इसमें किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे जी, और उतना एवरेज कितना दिया, 23/2 दिया है। तो 8x प्लस 28, तो यहाँ से ये कितने बार गया, 4 बार गया, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23 मल्टीप्लाई 4, तो 12 की 2 आंसर ले 8 और 1 9, तो 8x बराबर 92 माइनस 28, तो ये बच गया कितना मेरा 64। तो 8x, तो यहाँ से आपके x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 8 आ चुकी है। तो प्रथम संख्या मेरी क्या आ चुकी है, यहाँ से x की वैल्यू 8 आ गई, तो प्रथम 3 चाहिए, एक 8 होगा, एक 9 होगा और एक 10 होगा। तो 3 का एवरेज चाहिए, तो मैं 3 से क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा। तो ये कितना हो चुका है मेरा 27/3, तो 27/3 की वैल्यू क्या होती है मेरी 9 होती है, करेक्ट आंसर 9। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि राम और श्याम 5600 रुपये के लिए एक काम का जिम्मा लेते हैं। राम अकेले काम को 5 दिन में, श्याम अकेले काम को 9 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करें तो उनके द्वारा प्राप्त होने वाली राशि का अंतर। तो टाइम एंड वर्क का सवाल, तो देखो राम अकेले 5 दिन में
और श्याम अकेले 9 दिन में, तो मेरा एलसीएम आया 45, तो यहाँ से आया 5, यहाँ से आया 4। तो राम 9 यूनिट काम पर डे कर रहा है और श्याम 5 यूनिट काम पर डे कर रहा है, तो जो ये काम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इनको पैसा मिलेगा। तो ये काम कर रहे हैं 14 यूनिट, तो 14 यूनिट के लिए कितना रुपया मिल रहा है, 5600। इन दोनों में अंतर कितना है, 4 यूनिट का, तो इनके उसमें अंतर भी कितने का आएगा, 4 ही का आएगा। हाँ तो 14 चौक 56, तो ये क्या हो जाएगा 1600। कोई दोहराए की बात नहीं। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। काफी आसान सवाल। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, इतनी है, तो एरिया क्या है। समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 8 × 8, तो यहाँ से ये कितने बार गया 2 टाइम, तो 16√3, तो 16√3 ये आंसर हो जाएगा। देखो जब भी समबाहु त्रिभुज का आए तो √2 वाले ये ऑप्शन आप हटा ही सकते हैं, तो केवल 2 ही ऑप्शन बचते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। काफी अच्छे सवाल चालू होते हैं अब आपकी स्क्रीन पर, कि एक ये दिया है आपको ग्राफ, आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं इसे बताऊंगा कि बिक्री, पहला सवाल है इसमें, बिक्री और विपणन पर कुल व्यय का कितना % खर्च हुआ। तो ये कह रहा है कि बिक्री और विपणन पर, बिक्री क्या है मेरी, बिक्री का ही देखते हैं, बिक्री 350 है, बिक्री कितनी है मेरी 350 है, और विपणन क्या है मेरा, और मेरा विपणन का ही ये है 450, तो 350 और ये कितना हो गया मेरा टोटल 800 हो चुका है। ठीक है जी, तो कुल कितना ये टोटल व्यय है, ये ऊपर दिखाया है इसमें पूरे चार्ट में, ये क्या मेरा टोटल व्यय है। तो 300 और 500 कितना होता है 800, 9 10 1100, 11 और 5 कितना होता है 15, 19 20 21 22, तो ये 50 50 23 और ये 50 50 24, तो टोटल मेरा कितना हो चुका है यहाँ से 2400 हो चुका है। तो 2400 का ये कितना % है, 800/2400 × 100, तो ये गया इससे ये बार, और 8 से गया ये 3 बार, तो 100 में अल्टीमेट 3 का डिवाइड करना है, तो 100 में अगर आप 3 का डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3% करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो इसमें क्या निकालना है आपको, सेंटर की वो निकालना है कि ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये कह रहा है कि किराया कितना है मेरा 400 है। केंद्रीय माप क्या है, देखो अभी हमने अल्टीमेट जोड़ा तो 360 की वैल्यू क्या है, वो सॉरी 2400 की वैल्यू क्या है 360, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना फॉर्म होता है मेरा 360 डिग्री का है। मेरे से वैल्यू कितने की पूछी है 400 की पूछी है, तो 400/2400, तो ये कितने बार गया 6 टाइम, तो ये कितने बार गया 60 डिग्री। ठीक है जी, तो 60 डिग्री बड़ा आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कुल व्यय कितना है, अब आपने एक ही बार जोड़ लिया पहले सवाल में, 2400 है टोटल व्यय, लाख में हो चाहे करोड़ में हो। किस वस्तु पर व्यय दूसरा सबसे अधिक है, देखो पहला सबसे अधिक कितना है 500 है, दूसरा सबसे अधिक कितना है 450, तो विपणन पर मेरा दूसरा सबसे अधिक व्यय है। तो यहाँ पर आपके 25 सवाल होते हैं कंप्लीट, और ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है। आपके 25 सवाल होते हैं यहाँ पर कंप्लीट, और आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर जब तक आप नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट पेपर में जाकर आपको पेपर का अंदाजा नहीं होता है। तो इससे पहले आप बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, जो भी सवाल समझ में नहीं आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं उसे अगली वीडियो में आपके लिए फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो ना पसंद भी आए तो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने हमारे साथ कैसे टाइम खत्म किया या फिर कैसे टाइम खराब किया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और वीडियो से फायदा होता है तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें थोड़ा सा अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकते हैं कमेंट कर या फिर वीडियो शेयर करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।